हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग थॉमस ग्रे के काफ़ी फेमस पोएम इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग के सिलेबस में ये वाली पोएम है ना थॉमस ग्रे की, तो 90% चांसेस है कि ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, और नोट्स जो हम रेडी किए हुए हैं वो काफ़ी ईजी लैंग्वेज में किए हुए, ताकि आप लोग को होता है ना आसानी से समझ में भी आए और याद भी आसानी से हो जाए। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रखे हैं वो इस पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन डिस्कस कर रखे हैं। बहुत सारे एग्जाम में जो है पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जाता है। फिर इस पोएम के थीम्स को भी डिस्कस कर रखे हैं। थीम्स भी ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर व्हाट इज इलेजी, कि इलेजी क्या होती है। डिस्कस द टर्म इलेजी विथ रेफरेंस टू द इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। तो आप देख सकते हैं कि इस पोएम के टाइटल में ही इलेजी है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कभी कभी व्हाट इज बेस्ट इलेजी भी पूछ देता है। ठीक है, तो दोनों का लगभग आंसर आपको सेम ही लिखना है। तो ये डिस्कस किए हुए, और सबसे एंड में सिग्निफिकेंस ऑफ एपिटाफ इन द पोएम, कि इस पोएम में एंड में एक एपिटाफ दिया हुआ है, उसके सिग्निफिकेंस को डिस्कस किए हुए, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। और ये नोट्स जो है ना 10 से 12 पेज का है। 10 से 12 पेज में हम एक्सप्लेन कर दिए हैं कि आपको कैसे इन चारों क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन से। और ये जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है ना, वो आपके एग्जाम में क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछते या फिर थीम्स पूछ दे, ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन आप सेम रख सकते हो। इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड इज ए वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स रिटन बाय थॉमस ग्रे इन 1751। कि इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड जो पोएम है वो सबसे प्रसिद्ध पोएम में से एक है, जिसको कि थॉमस ग्रे के द्वारा 1751 में लिखा गया। इट इज एन इलेजी, ये एक इलेजी है। इलेजी का मतलब होता है शोक गीत है, विच मीन्स ए पोएम रिटन ऑन डेथ, जिसका कि अर्थ होता है कि एक ऐसी कविता जिसको कि मृत्यु पर लिखी गई हो, और इन मेमोरी ऑफ द डेड, या फिर किसी मरे हुए इंसान के मेमोरी, इट मीन्स यादों में लिखी गई हो, तो वैसी ही कविताओं को इलेजी कहते हैं। द पोएम इज सेट इन ए विलेज, पोएम की जो सेटिंग रखी गई है गांव में रखी गई है, चर्चयार्ड गांव के कब्रिस्तान में, एट इवनिंग टाइम, और उस समय जो है वो शाम का था। थ्रू दिस इलेजी, इस इलेजी के माध्यम से, इस शोकगीत के माध्यम से, द पोएट रिफ्लेक्ट्स डेथ, पोएट जो है डेथ को, मृत्यु को प्रतिबिंबित करते हैं, मृत्यु के बारे में बताते हैं। द लाइफ ऑफ पुअर विलेजर्स, और जो गांव के गरीब लोग होते हैं उनके जीवन के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड द रियलिटी दैट, और साथ ही साथ इस रियलिटी, इस वास्तविकता को डिस्कस करते हैं, दैट एवरी पर्सन मस्ट डाई वन डे, कि हर इंसान को एक दिन अवश्य ही मरना है। द पोएम ऑल्सो कंटेन्स एन एपिटाफ, इस कविता के अंत में एक एपिटाफ भी है। मोस्टली ना कोई भी वर्क के एंड में एपिटाफ लिखा जाता है, तो इस पोएम के एंड में भी एपिटाफ लिखा गया है। वेयर द पोएट इमेजिन्स हिज ऑन डेथ, जहाँ पे पोएट जो है थॉमस ग्रे जो है खुद के डेथ को इमेजिन करते हैं, खुद के डेथ के बारे में, खुद की मृत्यु के बारे में बात कर। तो यहाँ पे हम लोग का इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन खत्म हो गया। आप लोग को पता होगा कि एग्जाम में अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछता है ना, तो पोएम से रिलेटेड मोस्टली पार्ट्स को डिस्कस किया जाता है, जैसे कि फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, थीम्स को भी शॉर्ट में डिस्कस किया जाता है, समरी, कंक्लूजन, ये सारा कुछ डिस्कस किया जाता है। इस वजह से थोड़ा सा हम इस पोएम के फॉर्म और स्ट्रक्चर को भी मेंशन किए हुए हैं। और ये फॉर्म और स्ट्रक्चर वाला स्टांजा जो है ना, अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन इस पोएम का लिख रहे हो तो कंफर्म लिखना है आपको, वरना आप अवॉइड कर सकते हो, वरना आप छोड़ सकते हो। देयर आर 32 स्टांजा इन दिस पोएम, इस कविता में टोटल 32 स्टांजा है, इट मीन्स काफ़ी लंबी कविता है। इस स्टांजा हैज 4 लाइन्स, और सारे स्टांजा में 4 लाइन्स है, कॉल्ड क्वार्ट्रेंस, और 4 लाइन के स्टांजा को क्वार्ट्रेन कहा जाता है। इच लाइन्स रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, सारा लाइन जो है आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखा गया। एंड राइम स्कीम फॉलोड बाय द पोएम इज ABAB, और वो जो 4 लाइन का राइम स्कीम है जो कि पूरी पोएम में फॉलो किया गया है वो ABAB है। ठीक है, यहाँ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर वाला सेक्शन खत्म हो गया, अब थीम्स आता है। ठीक है, तो डिटेल में थीम्स पूछे तो आपको डिटेल में लिखना है, जितना हम लिख रखे हैं वो सारा लिखना है, अगर एग्जाम में स्पेसिफिक थीम्स पूछते तो। लेकिन अगर आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे हो तो थीम को आपको शॉर्ट में लिखना होगा। हम आगे बता देंगे आपको कि कौन कौन सा सेक्शन आपको थीम्स में लिखना है अगर आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे हो तो। सबसे पहला जो थीम्स है वो है इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, मतलब डेथ के, मृत्यु की अनिवार्यता के बारे में बात किया गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द पोएम इज डेथ, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है इस पोएम का वो डेथ है, मृत्यु है। ग्रे रिमाइंड्स अस, ग्रे जो है ऑथर वो हम लोग को याद दिलाते हैं अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार, दैट डेथ इज सर्टेन, कि मृत्यु जो है ना वो निश्चित है। नो वन कैन एस्केप इट, इससे कोई नहीं बच सकता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन ऑफ द पोएम इज, और जो कविता का सबसे प्रसिद्ध लाइन है वो है, द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट
टू द ग्रेव, मतलब ग्लोरी वाला पार्ट भी जो है, आप चाहे लाइफ में कितना भी सक्सेसफुल हो जाए लेकिन एंड में आप जो है वो ग्रेव की तरफ ही जाओगे, मतलब अपने कब्र में ही जाओगे। दिस मीन्स दैट, इसका क्या अर्थ है कि इवन इफ ए पर्सन बिकम्स पावरफुल और फेमस, कि कोई भी इंसान कितना भी पावरफुल बन जाए, प्रसिद्ध हो जाए, द फाइनल डेस्टिनेशन इज ऑलवेज द ग्रेव, लेकिन उसका जो अंततः डेस्टिनेशन होता है ना वो ग्रेव ही होता है, वो कब्र ही होता है। किंग्स, हीरोज, रिच पीपल, एवरीवन मस्ट डाई, चाहे कोई राजा हो, कोई हीरो हो, कोई इतना भी अमीर आदमी हो, सबको एक दिन मरना है ही। इन द पोएम, इस तरह से इस कविता में जो है, डेथ इज सोन एज अनअवॉइडेबल ट्रुथ ऑफ लाइफ, कि डेथ को एक जीवन का सच बताया गया, एक ऐसा सच बताया गया है मृत्यु को जिसको कि हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट वाला थीम खत्म हो जाता है। सेकेंड थीम है थीम ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, बराबरी वाले विषय को भी दिखाया गया है। अनदर इम्पॉर्टेंट थीम इज इक्वालिटी इन डेथ, जो दूसरा महत्वपूर्ण थीम है इस पोएम का वो है कि कैसे जो मृत्यु के सामने सब इक्वल होते हैं। ड्यूरिंग लाइफ, इट मीन्स जीवन के दौरान, सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर, पावरफुल एंड वीक, मतलब समाज में ये बंटवारा प्रायः देखने को मिलता है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई शक्तिशाली है, कोई कमज़ोर है, ये जीवन के दौरान ये बंटवारा देखने को मिलता है। बट डेथ रिमूव्स ऑल द डिफरेंसेस, लेकिन जो मृत्यु है ना ये सारे डिफरेंसेस को, ये सारी जो दूरियां है ना सबको मिटा देती है, अमीर गरीब शक्तिशाली कमजोर, सारी दूरियों को खत्म कर देती है। ग्रे राइट्स, इस कविता में जो है ग्रे लिखते हैं, द बोस्ट ऑफ हेरेडिटरी, द पॉम्प ऑफ पावर, मतलब चाहे कोई किसी भी वंश का हो, चाहे उसके पास कितनी भी शक्तियां हो, एंड ऑल दैट ब्यूटी, चाहे वो कितना भी सुंदर हो, ऑल दैट वेल्थ, चाहे वो कितना भी पैसा वाला हो, अवेट्स लाइक्स द इनएविटेबल आवर, मतलब सब जो है उस अनिवार्य डेथ के सामने, उस अनिवार्य समय के सामने ना एक जैसा होता है। द पोएट सेज दैट, पोएट आगे कहते हैं कि प्राइड ऑफ फैमिली, कि अपने फैमिली पे गर्व करना, घमंड करना, पावर पे घमंड करना, सुंदरता पे घमंड करना या फिर धन पे घमंड करना, कैन नॉट स्टॉप डेथ, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मृत्यु को नहीं रोक सकती है। डेथ ट्रीट्स एवरीवन इक्वली, मृत्यु जो है सबको एक जैसा ट्रीट करती है। नो वन शुड फील प्राउड ऑफ मनी और स्टेटस, कि किसी भी इंसान को अपने पैसे का या फिर अपनी स्टेटस का घमंड नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ऑल आर इक्वल इन द ग्रेव, कि सभी लोग जो है ना ग्रेव में, कब्र में इक्वल होते हैं, एक समान होते हैं। थर्ड जो थीम है, विषय है इस पोएम का वो है हिडन टैलेंट, इट मीन्स छिपा हुआ टैलेंट, एंड लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, मतलब बहुत सारे लोगों को जो मौका नहीं मिल पाता है ना उस बारे में बात किए हुए ऑथर। ग्रे सजेस्ट दैट, ग्रे बताते हैं कि दैट मैनी पुअर विलेजर्स माइट हैव ग्रेट एबिलिटीज, हो सकता है जो बहुत सारे गरीब गाँव वाले थे ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटीज हो, योग्यता हो, बट पोवर्टी स्टॉप देम, लेकिन जो गरीबी है ना वो उनको रोक देती है फ्रॉम बिकमिंग फेमस होने से, प्रसिद्ध होने से। ही राइट्स, इसी कविता में ग्रे आगे लिखते हैं, सब म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन हियर में रेस्ट, वो कहते हैं कि कुछ मिल्टन जैसे प्रसिद्ध लोग हो सकते हैं इस गांव में, उनके अंदर एबिलिटीज होगी, उनके अंदर योग्यता होगी मिल्टन जैसे प्रसिद्ध ऑथर बनने की, लेकिन वो जो है बस गरीबी की वजह से नहीं कर पाए। ग्रे रिफर्स टू जॉन मिल्टन, यहाँ पे ग्रे जो है एक तरह से संबोधित करते हैं या बात करते हैं जॉन मिल्टन के बारे में। ही मीन्स दैट, यहाँ पे उनके कहने का अर्थ है कि परहैप्स ए पर्सन विद टैलेंट लाइक मिल्टन इज बेरिड देयर, वो कहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे जो लोग दफन किए गए हैं ना उस ग्रेवयार्ड में, उस कब्रिस्तान में, उनके अंदर जॉन मिल्टन जितनी टैलेंट होगी, बट ही रिमेंड अननोन, लेकिन वो ना अननोन रहा, वो उसको प्रसिद्धि नहीं मिल सकी बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, इट मीन्स गरीबी की वजह से उसका टैलेंट जो है पूरे वर्ल्ड के सामने, पूरी दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा। दिस शोज द अनफेयरनेस ऑफ सोसाइटी, तो ये चीज़ें ना अनफेयरनेस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में किस तरह से इक्वालिटी नहीं है वो चीज़ दिखाती है। वेयर पीपल डू नॉट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे सभी लोगों को ना इक्वल मौका, बराबरी का मौका नहीं मिलता है, तो उसी अनफेयरनेस को जो है ये पंक्तियाँ दिखाती है, और इसी अनफेयरनेस के बारे में ऑथर इस पोएम में बात भी कर रखे हैं। अब आगे थीम ऑफ सिंपल और रूरल लाइफ, कि कैसे ना साधारण ग्रामीण जीवन के विषय के बारे में भी इस पोएम में ऑथर डिस्कस किए हुए हैं। द पोएम ब्यूटीफुली डिस्क्राइब सिंपल विलेज लाइफ, पोएम में बड़ी सुंदरतापूर्वक साधारण ग्रामीण जीवन को डिस्क्राइब किया गया है। द विलेजर्स लिव्ड क्वाइटली एंड वर्कड हार्ड इन फील्ड्स, कि गाँव वाले जो है ना बड़े शांतिपूर्वक रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं खेतों में। ग्रे रिस्पेक्ट देयर सिंपल लाइफ, और ऑथर जो है उनके सिंपल लाइफ का, साधारण जीवन का रिस्पेक्ट भी करते हैं। एंड सेज, और कहते हैं, रिच पीपल शुड नॉट लाफ एट देम, कि अमीर लोगों को उन पर हंसना नहीं चाहिए, मतलब गाँव वालों के सीधे साधे जीवन पे ना कभी भी रिच लोगों को हंसना नहीं चाहिए। द पोएट सोच दैट, यहाँ पे पोएट दिखाते हैं कि ए पीसफुल लाइफ इज समटाइम्स बेटर देन ए लाइफ फुल ऑफ प्राइड एंड एम्बिशन, कि एक जो शांति भरा जीवन होता है ना वो कई ज़्यादा बेहतर होता है, कई ज़्यादा अच्छा होता है घमंड और एम्बिशन से भरे हुए जीवन से।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का थीम्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। हम बता दिए कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में थीम पूछा है तो आपको सारा थीम एक एक करके इंट्रोडक्शन के बाद डिस्कस करना पड़ेगा और फिर एंड में कंक्लूजन डिस्कस करना पड़ेगा। कंक्लूजन आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अगर आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन डिस्कस कर रहे हो तो आपको थीम शॉर्ट में डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि थीम के बाद फिर आपको समरी भी डिस्कस करना है क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। तो थीम का ना सबका बस स्टार्टिंग का 1 स्टांजा डिस्कस कर दो अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन डिस्कस कर रहे हो, या फिर थीम्स को आपको छोटा करना है तो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि बस ऊपर का एक स्टांजा डिस्कस करो और ख़त्म कर दो थीम्स को। अब समरी वाला सेक्शन आता है, पोएम का एनालिसिस, जिसमें हम डिस्कस कर रखे हैं, और ये भी हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं डिस्कस कर रखे हैं क्योंकि पोएम तो बहुत ज़्यादा लंबी है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन कर रखे हैं। द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए इवनिंग इन ए क्वाइट विलेज, कि एक शांत से विलेज में शाम के बारे में बात करते हुए जो है पोएम स्टार्ट होती है। द इवनिंग चर्च बेल सजेस्ट दैट, मतलब शाम में ना चर्च बेल, चर्च की घंटी की आवाज़ आती है, ये बताती है कि द एंड ऑफ द डे, कि दिन जो है वो अब खत्म हो चुका है। एंड ऑल्सो सिम्बोलाइजेज द एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ, और कहीं ना कहीं ये प्रतीक है मानवीय जीवन के एंड का भी, अंत का भी। द पोएट इज स्टैंडिंग इन ए विलेज ग्रेवयार्ड, पोएट जो है एक गांव के ग्रेवयार्ड मीन्स कब्रिस्तान में खड़े हैं। वेयर द कॉमन विलेजर्स आर बेरिड, जहाँ पे जो कॉमन सामान्य जो गांव के लोग होते हैं ना वो बेरिड है, इट मीन्स दफनाए गए हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नील ऑफ द पार्टिंग डे, ऐसा स्टार्टिंग में ही पोएट लाइन यूज करते हैं। ग्रे रिफ्लेक्ट दैट, ग्रे बताते हैं कि द विलेजर्स हु आर बेरिड देयर, कि वहाँ पे जो गांव वालों को दफनाया गया है, वंस लिव्ड सिंपल बट ऑनेस्ट लाइफ्स, कि वो लोग सिंपल साधारण जीवन जरूर जीते हैं लेकिन वो लोग ना अपना जीवन ईमानदारी पूर्वक जीते हैं। दे वर्क हार्ड, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। लव देयर फैमिलीज, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। एंड एंजॉय स्मॉल जॉयज, और छोटी छोटी खुशियों को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं गाँव के लोग। नाउ दे आर स्लीपिंग फॉर एवर इन देयर ग्रेवयार्ड, और अब जो है वो गाँव के लोग जो है हमेशा के लिए उस कब्रिस्तान में सोए हुए हैं जिन जिन गाँव वालों की मृत्यु हो गई है। ग्रे ऑल्सो सेज, ग्रे आगे ये भी करते हैं कि नो मैटर हाउ सक्सेसफुल और फेमस ए पर्सन, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान कितना ज़्यादा सफल हो जाता है, कितना ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, बिकम्स द फाइनल डेस्टिनेशन द ग्रेवयार्ड, मतलब कोई इंसान कितना फेमस हो जाए, कितना पावरफुल हो जाए, लेकिन जो उसका फाइनल डेस्टिनेशन होता है ना, अंतिम जो उसका लक्ष्य है ना, वो ग्रेवयार्ड ही है, मतलब उसका अंत एंड में कब्र में जाके ही, मृत्यु पे ही उसका अंत होता है। वेल्थ, इट मीन्स धन, ब्यूटी एंड पावर कैन नॉट सेव एनी वन फ्रॉम डेथ, मतलब चाहे कितना भी इंसान के पास पैसा हो, सुंदरता हो, पावर हो, कोई भी चीज़ें उसको ना डेथ से, मृत्यु से नहीं बचा सकती। फिर यहाँ पे एक लाइन लिख रखे हैं पोएम का ही, द बोस्ट ऑफ, सेम ही लाइन है जो कि हम थीम्स में भी यूज़ किए हुए थे। हेरेल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल द ब्यूटी दैट ऑल दैट वेल्थ एवो गैव अवेट्स लाइक द इनएविटेबल डेथ। ये लाइन लिखने के बाद आपको लिखना है, ग्रे सजेस्ट दैट, ग्रे यहाँ बताते हैं कि मैनी पुअर विलेजेस माइट हैव ग्रेट एबिलिटीज, कि हो सकता है बहुत सारे गांव वालों के अंदर ना बहुत ज़्यादा योग्यता हो, बहुत ज़्यादा योग्य हो गांव वाले। उसके बाद आगे सेम एज थीम्स, मतलब थीम में जो ये वाला सेक्शन हम डिस्कस किए हुए हैं ना, वो सेम लाइन यहाँ पे रिपीट होगी, इसलिए हम नहीं बताए हुए हैं। यही एबिलिटीज़, ग्रे सजेस्ट दैट मैनी पुअर विलेजेस माइट हैव सेम ग्रेट एबिलिटीज़, तो ये पूरा पैराग्राफ वहाँ पे फिर से रिपीट होगा, ये पूरा सेक्शन आपको वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फिर आगे लिखना है, द विलेजर्स लिव्ड सिंपल एंड पीसफुल लाइफ्स, कि जो गांव वाले थे ना वो साधारण और पीसफुल, इट मीन शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। दे स्टेड अवे फ्रॉम करप्शन, कि वो लोग भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं, एंड एम्बिशन, और बहुत ज़्यादा जीवन में ना पाने का एक लक्ष्य भी नहीं रखते हैं। द पोएट एडवाइजेज दैट, पोएट आगे एडवाइस देते हैं कि द रिच पीपल शुड नॉट लाफ एट देम, कि अमीर लोगों को उन पे हंसना नहीं चाहिए। सेम ही चीज़ रिपीट हो रहा है यहाँ भी, जो आप थीम्स में पढ़े हो। तो एक क्वेश्चन आंसर भी आप अच्छे से याद कर लेते हो ना, तो बाकी का क्वेश्चन आंसर आपका कवर अप हो जाएगा। बस किसी भी क्वेश्चन का एंड और स्टार्ट जो है ना, थोड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, जैसा आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। बाकी जो बीच का कंटेंट होता है ना, घुमा फिरा के सेम ही होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। इन द फाइनल पार्ट ऑफ द पोएम, इस कविता के अंतिम पार्ट में, ग्रे इमेजिन हिज ऑन डेथ, अपने डेथ को ही इमेजिन करने लगते हैं, अपने डेथ की कल्पना करने लगते हैं ऑथर। ही विशेस टू बी रिमेंबर्ड एज अ सिंपल एंड हम्बल पर्सन, वो इच्छा जाहिर करते हैं कि उनको याद रखा जाए उनकी मृत्यु के बाद एक सिंपल, एक साधारण और एक हम्बल, विनम्र आदमी के रूप में। इन द एपिटाफ में, इसमें इट मीन्स इस पोएम के एंड वाले सेक्शन में, ही राइट्स, वो लिखते हैं, हियर रेस्ट इज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ ए यूथ ऑफ फॉर्चून एंड टू फेम अननोन, दिस सोच दैट, तो ये लाइन ना ये दिखाती है कि द पोएट वैल्यूज ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी, कि पोएट जो है ना मानवता को और ईमानदारी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं ओवर फेम एंड सक्सेस, इट मीन्स प्रसिद्धि और सफलता के बजाय। ठीक है, ज़्यादा वैल्यू जो है पोएट ईमानदारी, ह्यूमिलिटी, इट मीन्स मानवता का देते हैं।
अब उसके बाद कंक्लूजन वाला सेक्शन आता है। कंक्लूजन ये सेम आप थीम लिखो या फिर क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखो पोएम का, ये सेम थीम यूज कर सकते हो। या फिर कोई और क्वेश्चन आंसर भी आ गया इन चारों से अलग, तो भी आप सेम कंक्लूजन सेम इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हो। इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड रिटन बाय थॉमस ग्रे प्रेजेंट यूनिवर्सल ट्रुथ अबाउट लाइफ एंड डेथ। की इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड जो कविता थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है ना, वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ को, एक सार्वभौमिक सत्य को रिप्रेजेंट करती है, जीवन और मृत्यु के बारे में। द पोएम हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट थीम सच एज, इस पोएम में कुछ इंपॉर्टेंट विषय को हाईलाइट किया गया है, जैसे कि इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, डेथ की अनिवार्यता को दिखाया गया है। इक्वालिटी अमंग ह्यूमन बींग्स, कि कैसे मनुष्यों के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, वो डिस्कस किया गया। एंड हिडन टैलेंट ऑफ कॉमन पीपल, और सामान्य लोगों के छिपे हुए टैलेंट के बारे में बात किया गया है। देयरफॉर, इसी वजह से, इसी कारण या अंततः, द पोएम रिमेन्स वन ऑफ द फाइनेस्ट इलेजी इन इंग्लिश लिटरेचर, कि अंग्रेजी साहित्य में जितनी भी इलेजी लिखी गई है, जितनी भी शोक गीत लिखी गई है, मतलब मोस्टली डेथ पे लिखा जाता है, उनमें सबसे प्रसिद्ध है ये जो इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड जो पोएम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज इलेजी, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम लोग को इलेजी क्या होता है, इलेजी के डेफिनेशन को डिस्कस करना पड़ेगा। इसमें भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में लिखना है एन इलेजी इज ए पोएम दैट एक्सप्रेसेस सॉरो, मॉर्निंग और रिफ्लेक्शन ऑन डेथ। की एक इलेजी जो है ना, वो कविता होती है जिसके जरिए दुख को, मॉर्निंग, शोक को व्यक्त किया जाता है, या फिर जिसके जरिए ना डेथ को, मृत्यु को प्रतिबिंबित किया जाता है, मृत्यु को दिखाया जाता है। ट्रेडिशनली इलेजी वे आर रिटेन टू लैमेंट द डेथ, की परंपरागत जो पहले जो लिखा जाता था इलेजी, जो परंपरा चली आ रही है उस अकॉर्डिंग, कि मोस्टली जो इलेजी लिखा जाता था ना, वो मृत्यु पे शोक व्यक्त करने के लिए लिखा जाता था, और फिर स्पेसिफिक पर्सन, किसी विशेष पर्सन के लिए, किसी विशेष आदमी के लिए। हालांकि ओवर टाइम द मीनिंग ऑफ इलेजी एक्सपेंडेड, कि धीरे धीरे टाइम के साथ जो इलेजी का मीनिंग है ना, वो भी एक्सपेंड हुआ, वो उसमें भी विस्तार हुआ। ठीक है, अगर आपको पेस्टोरल इलेजी पूछ देना तो बस हर जगह आप पेस्टोरल इलेजी लिख के सेम सब कुछ लिख सकते हो। ठीक है, जहाँ हम इलेजी यूज़ किए वहाँ आपको पेस्टोरल इलेजी बस यूज़ करना है। एक अलग उसके लिए क्वेश्चन याद करने से ज़्यादा बेटर है कि आप लिख सकते हो सब कुछ सेम। इट नाउ इंक्लूड्स पोएम्स दैट मेडिटेट ऑन अर्थ, कि इसमें जो है अब उन पोएम्स को शामिल किया गया जिसमें डेथ को मेडिटेट, डेथ के बारे में ध्यान किया जाता है, मृत्यु होता है ना, मृत्यु पे ध्यान किया जाता है, मृत्यु के बारे में डिस्कस किया जाता है, लॉस के बारे में डिस्कस किया जाता है, द पैसेज ऑफ टाइम, इट मीन समय जिस तरह से बीतता जा रहा है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, एंड ह्यूमन मोरालिटी इन जनरल, और सामान्य रूप से मनुष्यों की नैतिकता को भी डिस्कस किया जाता है आजकल जो इलेजी है उनमें। द वर्ड इलेजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, कि इलेजी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड एलिगोस से आया हुआ है, मीनिंग ए सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, जिसका की अर्थ होता है कि मॉर्निंग, इट मीन शोक व्यक्त करने वाला गीत। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेजी, की इलेजी का जो मेन फीचर्स, विशेषता होती है ना, वो क्या क्या होती है। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सैडनेस, कि मतलब दुख व्यक्त किया जाता है, ग्रीफ या फिर सैडनेस, उदासी व्यक्त की जाती है, एक्सप्रेस किया जाता है इलेजी के माध्यम से। रिफ्लेक्शन ऑन डेथ और लॉस, किसी व्यक्ति के डेथ पे कुछ लॉस, कुछ खो जाए इंसान का, इट मीन्स कोई अपना कहीं चला जाए, डेथ हो जाए, तो उस पर भी लिखा जाता है, उसको भी रिफ्लेक्ट किया जाता है, प्रतिबिंबित किया जाता है इलेजी के माध्यम से। प्रेज और रिमेम्बरेंस ऑफ द डेड, मतलब कोई इसी इंसान की जो मृत्यु हो गई है ना, तो उसकी तारीफ करते हुए, उसको याद करते हुए भी इलेजी लिखा जाता है। फिलोसफिकल थॉट्स अबाउट लाइफ, कि लाइफ के बारे में कुछ फिलोसफिकल थॉट देना हो तो उससे भी रिलेटेड मोस्टली इलेजी लिखा जाता है, ये भी इलेजी की विशेषताएं हैं। ऑफ एंड विथ एक्सेप्टेंस और कंसोलेशन, की प्राय जो इलेजी खत्म होता है ना, वो एक्सेप्टेंस, उसमें एंड में जो है मृत्यु को स्वीकार लिया जाता है या खुद को सांत्वना दिया जाता है। अब फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है, यहाँ से आंसर याद स्टार्ट करना है कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस इलेजी इन इंग्लिश लिटरेचर इज इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। सेम लाइन बार बार रिपीट हो रही है। ही रोट दिस पोएम, थॉमस ग्रे जो है इस कविता को लिखते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड, अपने एक क्लोज फ्रेंड की मृत्यु के बाद। हाउएवर, हालांकि द पोएम डज नॉट डायरेक्टली मेंशन हिज फ्रेंड, हालांकि इस कविता में डायरेक्टली उनके फ्रेंड को मेंशन नहीं किया गया है। इंस्टेड, इसके बजाय ग्रे रिफ्लेक्ट्स ऑन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी विलेजर्स, ग्रे जो है ऑथर जो है सामान्य जो ग्रामीण है, गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं इस कविता के माध्यम से। बरिड इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो कि एक कंट्री चर्चयार्ड कब्रिस्तान में दफन है, इन्हें इंग्लैंड, एक इंग्लैंड के चर्चयार्ड में दफन है। थॉमस ग्रे इस पोएम को लिखे तो थे अपने किसी फ्रेंड के डेथ पे, लेकिन जो है इसमें मैं स्पेसिफिक किसी फ्रेंड का नाम इस पूरी पोएम में कहीं मेंशन नहीं किए हैं, बल्कि इस पोएम में विलेजर्स के बारे में बात की हुई मेनली जो है।
अब आगे जो है इस सेक्शन को अगर आपको बड़ा करना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया है 10-12 मार्क्स का या 15 मार्क्स का ना, तो आपको फिर इस आगे जो है इस पोएम का समरी आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ठीक है, जो समरी आपको हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर इसका एंड में कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन में लिखना है दस एन इलेजी इज ए पोएम ऑफ मॉर्निंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन डेथ, कि डेथ पे शोक व्यक्त करते हुए या फिर डेथ को प्रतिबिंबित करते हुए मोस्टली जो है इलेजी लिखा जाता है। थॉमस ग्रेज इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, और थॉमस ग्रे की जो इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड है इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेजी, ये काफी परफेक्ट एग्जाम्पल है इलेजी का, शोक गीत का। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के माध्यम से ग्रे रिमाइंड्स अस, ग्रे जो है हम लोग को याद दिलाते हैं दैट लाइफ इज टेम्पररी, कि जीवन जो है वो अस्थायी है, एंड दैट एवरी ह्यूमन बीइंग्स वेदर रिच और पुअर शेयर्स द सेम डेस्टिनी, कि हर इंसान चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सारे मनुष्य का एक ही डेस्टिनी, एक ही भाग्य होने वाला है कि सबको अंत में मृत्यु मिलनी ही है। दैट इज वाई, और यही रीजन है कि इट रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इलेजी इन इंग्लिश लिटरेचर, कि अंग्रेजी साहित्य का सबसे ग्रेटेस्ट इलेजी जो है ये हम लोग का प्रेजेंट पोएम इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो इलेजी वाले क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग का खत्म हो गया। उसके बाद अब सबसे आखिरी सेक्शन आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द एपिटाफ, जो कि मोस्टली 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है। एक दो यूनिवर्सिटी में ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है 5 मार्क्स में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, बट अगर लॉन्ग में भी पूछे तो आपको बीच में बस थोड़ा सा समरी ऐड कर देना है और आंसर आपका बड़ा हो जाएगा। और जो इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करना है आपको इस तरीके से करना है, द एपिटाफ इज द फाइनल सेक्शन ऑफ इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, कि एपिटाफ जो है सबसे आखिरी सेक्शन है इस कविता का, इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, जिसको कि थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया है। एन एपिटाफ इज ए शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन, छोटा सा लेख होता है एपिटाफ जो है, रिटन ऑन ए ग्रेव टू डिस्क्राइब और रिमेम्बरेंस ए डेड पर्सन, कि किसी के कब्र पे होता है ना, मरे हुए व्यक्ति के कब्र पे प्रायः ये एपिटाफ लिखा जाता है, उस मरे हुए व्यक्ति को याद करते हुए उनकी यादों में। इन द लास्ट 3 स्टांजा, इस पोएम के आखिरी 3 स्टांजा में ग्रे रिफ्लेक्ट्स व्हाट माइट बी रिटन ऑन हिज ऑन ग्रेव आफ्टर हिज डेथ। ग्रे जो है ऑथर जो है वो चीज़ इमेजिन करते हैं, उस बारे में बात करते हैं कि उनके खुद की मृत्यु के बाद ना उनका जो ग्रेव होगा, उनका जो कब्र होगा ना, उस पर क्या लिखा जाना चाहिए। द एपिटाफ बिगिंस विथ, इस पोएम का जो एपिटाफ स्टार्ट होता है वो इस लाइन से स्टार्ट होता है, हियर रेस्ट हिज हेड upon the lap of earth a youth of fortune and to fame unknown. The speaker described himself as someone who was not famous or rich. इस कविता में जो है ऑथर खुद को डिस्क्राइब करते हैं एक ऐसे इंसान के रूप में जो कि ना बहुत फेमस है ना ही रिच है, बट हम्बल, जब बल्कि वो क्या है, विनम्र है और अननोन है, मतलब बहुत सारे लोग उसको नहीं जानते हैं। एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एपिटाफ इज, और सबसे महत्वपूर्ण जो फंक्शन होता है किसी भी एपिटाफ का वो होता है टू शो एक्सेप्टेंस एंड पीस, कि एंड में ना स्वीकार लिया जाता है किसी भी एपिटाफ में और शांति के बारे में बात किया जाता है, मृत्यु को स्वीकार लिया जाता है और शांति के बारे में बात किया जाता है। ग्रे डज नॉट एक्सप्रेस एंगर और रिग्रेट, कि इस पोएम के भी एंड में जो एपिटाफ है उसमें भी कोई गुस्सा व्यक्त नहीं कर रहे हैं जो ग्रे हैं ऑथर हैं, और ना ही कोई पछतावा व्यक्त कर रहे हैं। इंस्टेड इट मीन्स इन सब के बजाय, गुस्सा व्यक्त करने के बजाय या फिर पछतावा व्यक्त करने के बजाय, ही एक्सेप्ट्स डेथ, वो जो है मृत्यु को स्वीकारते हैं एज ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, के जीवन का ना एक नेचुरल, एक प्राकृतिक रूप से चलने वाला भाग है जो मृत्यु है। फिर यहाँ पे अगर आपको ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ दे तो यहाँ पे आप समरी मेंशन कर सकते हो, जितना लॉन्ग आपको आंसर रेडी करना हो उस अकॉर्डिंग, और शॉर्ट आंसर दे रहे हो तो इतना जितना हम अभी बताएंगे उतना काफ़ी होगा, ठीक है। फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो तो समरी के बाद आपको लिखना है, अर्लियर इन द पोएम, कि इस कविता के स्टार्टिंग में ग्रे टॉक्स अबाउट द ग्रेव और ऑर्डिनरी विलेजर्स, मतलब ग्रेव के बारे में, कब्र के बारे में बात करते हैं और सामान्य लोगों के बारे में, सामान्य ग्रामीण लोगों के बारे में बात करते हैं। बट इन द एपिटाफ, लेकिन एपिटाफ में द फोकस इज ऑन द पोएट हिमसेल्फ, पोएट जो है खुद पे फोकस करते हैं, खुद के बारे में बात करते हैं एपिटाफ में जो पोएट है। बाय इमेजिनिंग हिज ऑन डेथ, अपने डेथ को इमेजिन करते हुए ग्रे कनेक्ट हिमसेल्फ विद द कॉमन पीपल, ग्रे जो है खुद को कॉमन पीपल से, इट मीन सामान्य लोगों से जोड़ते हैं। बेरिड इन द चर्चयार्ड, जो कि उस चर्चयार्ड में, उस कब्रिस्तान में दफन थे, उनसे अलग नहीं बताते हैं थॉमस ग्रे जो है खुद को। ही सोच दैट, वो दिखाते हैं कि ही इज नो डिफरेंट फ्रॉम देम, कि वो उन लोगों से बिल्कुल भी अलग नहीं है। अब फिर से आखिरी सेक्शन जो हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन वाला सेक्शन है, द एपिटाफ इन द पोएम, कि इस कविता में जो एपिटाफ है इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि इट गिव्स ए पर्सनल एंड इमोशनल एंडिंग टू द पोएम, कि ये कविता को ना एक व्यक्तिगत और इमोशनल एंडिंग, एक भावनात्मक एंडिंग देता है। थ्रू द एपिटाफ, एपिटाफ के माध्यम से थॉमस ग्रे कनेक्ट्स हिमसेल्फ विद द कॉमन पीपल, थॉमस ग्रे जो है खुद को कॉमन, इट मीन्स साधारण लोगों से जोड़ते हैं। बेरिड इन द चर्चयार्ड, जो कि उस कब्रिस्तान में दफन थे। एंड सोज दैट, और दिखाते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन डेथ, की मृत्यु के सामने जो है सारे लोग जो है ना वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।